टैक्स तभी बनेगा जब इसको सही से चलाया जाएगा, नहीं तो ये वेरी डिफिकल्ट टैक्स बनने वाला है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब जीएसटी सर्विस और गुड्स पे लगेगा। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन हमको कब करना है। गुड्स के केस में अगर हम सिर्फ सामान बेच और खरीद रहे हैं, गुड्स के केस में हमारा जीएसटी 40 यूपी के केस में 40 लाख रुपए एग्जेप्ट है जीएसटी। आपको 40 लाख रुपए के अगर आप सिर्फ गुड्स पे काम कर रहे हैं तो 40 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब वॉलंटरी तो आप स्वयं से तो कभी भी कर सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है। और एक टर्नओवर साल का टर्नओवर अगर आपका 40 लाख से नीचे जाता है तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य नहीं है, वॉलंटरी आप ले सकते हैं। और यही अगर सर्विस की बात करें, क्योंकि एफपीओ बहुत सारे केसेस में सर्विस भी दे रहा है, मशीनरी बैंक लोगों ने ले रखी है, वो सर्विस भी देते हैं, तो उस पर भी जीएसटी लगता है। तो अगर सर्विस के केस में अगर आपका सर्विस 20 लाख से नीचे है साल का, तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य नहीं है। अब बात आती है, आपने जीएसटी मतलब जीएसटी हमको लेना है, जीएसटी एफपीओ को लेना क्यों पड़ जाता है। बहुत सारे एफपीओ पे फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे टर्नओवर नहीं होता, तब भी वो फोर्सफुली उनको लेना पड़ जाता है जीएसटी। क्यों? क्योंकि मंडी लाइसेंस बिना जीएसटी के नहीं मिलता है। ये देखने को मिला है कि बिना जीएसटी के मंडी लाइसेंस इशू नहीं होता, या जैसे आप सीड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लाइसेंस बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आपको उसका अनुदान उसका एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि गवर्नमेंट सोचती है कि 40 लाख का टर्नओवर होता है कि आज की डेट में 40 लाख का टर्नओवर कोई रेडी वाला भी कर सकता है। तो आप कंपनी बनी है, गवर्नमेंट आपको सहायता दे रही है, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सोचती है कि आपका टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा हो, इसीलिए आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट क्या है। तो रजिस्ट्रेशन का कोई कॉस्ट नहीं लगता, कोई भी सरकारी मूल्य नहीं है। सब कोई ना कोई अपना कोई कंसल्टेंट, कोई सीए सीएस या कोई वकील से रजिस्ट्रेशन कराता है, तो सबकी अपनी कोई ना कोई फीस होती है। जनरल फीस इसकी 2000-3000 रुपया चलती है। फीस ये उसकी क्या होती है, उसकी कंसल्टेशन फीस कह लीजिए, और उसको एप्लीकेशन की भाई कोई काम करेगा तो कोई रुपया लेगा तो उसकी एक फीस है। बट लीगल फीस की हम बात करें तो लीगल फीस इसमें 1 रुपया नहीं लगती, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कहीं आना जाना नहीं है। हाँ, इन केस कभी अधिकारी आपको बुला लिया कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएगा, या आपको उसको कुछ प्रॉब्लम लगा है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में उसको कुछ कमियां लगी, तो वो हो सकता है आपसे वो फोन करके भी पूछ ले कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में क्या है। अब बात आते हैं कि पंजीकरण क्या कैसे करना है। सिंपल एक साइट है gst.gov.in, वहां पे जाके आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कर सकते हैं। अब आप नोट कर लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या मेंटेन करने हैं। एफपीओ के सिलसिले में सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर आपका मैंडेटरी होना चाहिए। पैन तो सभी की कंपनी एक्ट में जो भी कंपनियां रजिस्टर हैं उस सबका पैन इशूड है, तो पैन नंबर होना चाहिए, मतलब पैन कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आपका पैन कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, सोसाइटी के केस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, आपके पास बायलॉज होना चाहिए। चौथा जो है, जितने में कंपनी के शुरुआती डायरेक्टर हैं, 5 प्रोड्यूसर कंपनी के केस में मिनिमम 5 डायरेक्टर होते हैं, तो पांचों डायरेक्टर का पैन, आधार, मोबाइल नंबर, फोटो और डिन नंबर सब जितनी भी कंपनी बैठे हैं, कंपनी लोग जो कंपनी डायरेक्टर और सीईओ बैठे हैं, मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जितने भी डायरेक्टर जब बनते हैं तो उनका डिन नंबर इशू होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, तो उनका डिन नंबर, ये मैं बेसिक डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, आप जरूर नोट कर लीजिए। पहला है पैन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, तीसरा है आपका एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल आपके बायलॉज हो गए। फिर आपका पांचों डायरेक्टर का पैन, आधार, मोबाइल नंबर, फोटो और साथ ही साथ डिन नंबर। डिन नंबर या नहीं भी आपके पास होगा तो आप अपने सीए से मांगेंगे, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट किया होगा वो आपको दे देगा। और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा, जहां पे आप दिखाएंगे कहां आप अपना प्लेस ऑफ बिजनेस डाल रहे हैं। अब क्वेश्चन बहुत लोग आ जाता है, कहते हैं कि सर हमारा कंपनी कहीं रजिस्टर हुआ और हमको कहीं और काम करना है, तो हम कहीं दूसरी जगह का एड्रेस ना दिखाएं, कंपनी का ही वही दिखाएं। ऐसा नहीं, आपको एड्रेस जीएसटी में वो डालना है जहां पे आप कार्य करेंगे, जहां अपना सामान रख के सामान बेचेंगे या जहां से सर्विसेज देंगे। कोशिश ये करिए कि जीएसटी डिपार्टमेंट जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएगा तो वो उस प्लेस पे जाएगा जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन कराया गया हुआ। और बहुत केसेस में क्या होता है, कंपनी अपना रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस दे देती है और पता चलता है काम 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर कर रही होती है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि वहां पे जब जीएसटी ऑफिसर पहुंचेगा कि दिखेगा तो वहां तो कोई सामान रखा नहीं है और बताया जाएगा 100 किलोमीटर दूर काम किया जा रहा है, तो वो कैसे ट्रैक कर सकेगा।
तो कोशिश ये आपको करना है कि प्लेस ऑफ बिजनेस का बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको वहीं का देना है जहां आप काम कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 महीने के अंदर का होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं मिलता है तो खतौनी भी लगा सकते हैं। खतौनी नहीं मिलता है तो आप कोई जैसे वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, कोई गवर्नमेंट प्रूफ जो प्लेस ऑफ बिजनेस को आइडेंटिफाई करे वो आपको लगाना मैंडेटरी होगा। आप लोग कहेंगे कि हमारा एक रेंट एग्रीमेंट है, तो रेंट एग्रीमेंट तो हम भी कोई चुना सकता है, तो रेंट एग्रीमेंट कोई प्रूफ नहीं होता है कि वो एक प्लेस ऑफ बिजनेस है। साथ ही साथ आधार आपका एड्रेस प्रूफ होता है, ना कि प्लेस ऑफ बिजनेस का कोई एड्रेस प्रूफ होगा। तो कोई एक ऐसा प्रूफ आपको चाहिए जिसमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये वहीं पे ऑफिस रजिस्टर्ड है। जैसे आपका टेलीफोन बिल, जो पोस्टपेड टेलीफोन बिल होता है वो भी चल जाएगा, प्रीपेड टेलीफोन बिल एक्सेप्ट नहीं होता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखेंगे, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब बात आती है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स की जो आप बनाते हैं। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स में एक आप किसी भी पर्सन को ऑथराइज करते हैं जीएसटी में। अब बात आती है कि ऑथराइज किसको कर सकते हैं। ऑथराइज किसी को करेंगे जो जिम्मेदारी लेगा जीएसटी का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना तो बहुत आसान है, बट जीएसटी बड़ा हाथी है, हाथी को सहना और हाथी को खिलाना बड़ा टफ काम है। तो कोशिश ये करना है कि अच्छे से खिलाएंगे तो हाथी बहुत अच्छे से घुमाएगा भी आपको, और हाथी को थोड़ा ज्यादा परेशान कर देगा तो हाथी मारेगा भी बहुत पहले से। तो ये ध्यान रखना है कि हाथी मारे ना, हाथी आराम से आपको जीएसटी नकली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करना है। अब सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करें। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स कहते हैं एक आपको जो आपका ऑथराइज पर्सन, किसी को आप नियुक्त करते हैं कि जो जीएसटी का देखभाल करेगा, सारे बिल्स पे वही साइन करेगा। आप कहने का मतलब आपने किसी को एक पर्सन को ऑथराइज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे ऑथराइज कर दिया और बिल पे कोई और साइन कर रहा है, तो वैसे नहीं चलेगा। बिल पे वही साइन करे जो वो पर्सन ऑथराइज हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको gst.gov.in पे जाके आपको एक अपना पैन नंबर डालेंगे, एक अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। आप अपना जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एक TRN नंबर निकलेगा। TRN नंबर क्या होता है? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये इमीडिएट आपको मिल जाता है, तो आप इमीडिएट अपना बिजनेस काम शुरू कर सकते हैं। TRN का मतलब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर, आप तुरंत अपना काम शुरू कर सकते हैं। पहले जैसे 10 लोग लेते थे सेल्स टैक्स में तो बहुत टाइम लगता था उनको अपना व्यापार शुरू करने में। यहाँ पे सब सिंपल कर दिया, आप रजिस्ट्रेशन करिए, TRN शुरू करिए और अपना काम शुरू कर सकते हैं, अगले स्टेप पे शुरू कर सकते हैं। अब जब आपने सारा एप्लीकेशन आप डाल देंगे, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट हैं, ये सब एफपीओ के पास होंगे। ये डॉक्यूमेंट डालने के बाद जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको ARN इशू हो जाएगा। ARN मतलब ऑल्टरनेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो TRN से खत्म हो जाएगा। TRN चलेगा बट TRN का यूज नहीं होगा, ARN चलेगा। ARN मतलब ऑल्टरनेट रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके 7 दिन के अंदर आपको परमानेंट जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अब परमानेंट जीएसटी नंबर होता कितने का? 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट में शुरुआत के 2 डिजिट कोड होता है स्टेट का। जैसे यूपी का कोड है 09, बिहार का है 10, उत्तराखंड का है 05, दिल्ली का है 07। वैसे ही आप अपने जैसे जिस स्टेट का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस स्टेट पे आपका एक कोड निर्धारित होगा। जैसे यूपी की हम बात करें तो 09। उसके बाद कंपनी का पैन नंबर या आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैन नंबर जो 10 अंक का रहेगा। उसके बाद 3 डिजिट जो होते हैं वो सिस्टम डिफाइन करता है, वो 3 डिजिट का होगा। 1Z1 हो सकता है, IZ1 हो सकता है, वो सिस्टम निर्धारित करता है। तो ऐसे ये 15 डिजिट का कोड होता है। अब बात आ जाती है कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया। अब लोग सोचते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, बात खत्म, जैसे कंपनी बन गया, एक बच्चा पैदा हो गया, बच्चा कैसे ही पल लेगा, ऐसा नहीं है। ये आपको नियम कानून, अब आती है बात नियम कानून की। रजिस्ट्रेशन तो हो गया, नियम कानून आपको बहुत फॉलो करने होंगे। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं हमको नहीं पता तो हमारे लिए ज्यादा हो जाएंगे, हमको पता है तो हमारे लिए बहुत प्रक्रिया बता दीजिए। आप नियम कानून तो आगे की बात है। ये बेसिक बस डॉक्यूमेंट आपको gst.gov.in पे डालना है और आपको OTP, सारा OTP से नाम होगा। पहले DSC से होता था, डिजिटल सिग्नेचर, अब सारा मोबाइल से होने लगा है। OTP से सारा आप रजिस्ट्रेशन डाल दीजिए और आपका ये कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है। तो इसमें अब बात आती है कि लोग कहते हैं कि हमको अधिकारी, हमसे लोग बहुत अधिकारी के पास कभी कभी चले जाते हैं या किसी बिचौलिए के पास चले जाते हैं। आप अपना स्वयं से भी कर सकते हैं, नहीं तो जो कंपनी का अपना आपका CA है उससे भी कुछ हेल्प ले सकते हैं। बेसिक ये शुल्क भुगतान क्या है? ये सर शुल्क भुगतान, ये सर्विस चार्ज है। जैसे मैं कहता हूँ मैं 2025 को मैंने ले लिया, कोई 5000 ले लिया, वही आप रामजेठ मनानी जी के पास उनके फर्म पे जाएंगे तो फिर 5 लाख चार्ज कर लें। तो ये अलग अलग सबकी फर्म है, फर्म का फॉर्म सब कुछ वही ऑनलाइन, वही फॉर्म भरना है और कहीं जाना नहीं है। तो
क्योंकि प्रयास ये है कि आप लोग को जागरूक करना है चीजों के लिए, तो कोशिश है कि आप आकाश गर्ग ने काफी अच्छी जानकारी दे दी है। आपके साथ में स्टेट कमिश्नर भी हैं वहाँ के कॉमर्शियल टैक्स के, वो भी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो जरा वो भी अपनी बात रख देंगे। स्टेट कमिश्नर आए होंगे वहाँ से कॉमर्शियल टैक्स के बारे में कुछ और ऐड करना चाहेंगे? हम लोगों के सीए ही हैं, नाबार्ड के जाए ही फिर प्रक्रिया तो बता दी और आपने। वहाँ पे इस विभाग में नोडल कौन है, इसमें सर जनपद स्तर पर सहायक आयुक्त है जीएसटी और डीसी भी है जीएसटी के जिला स्तर पर, और मुख्यालय स्तर पर कमिश्नर जीएसटी है। अच्छा, ये भी जानकारी दे देंगे कि भाई मुख्य जनपद स्तर पे ये अधिकारी इसके नोडल है, जिससे एफपीओ जो है जिले में वहाँ पे संपर्क करके अपनी बात रख सकें, जिससे कोई दिक्कत ना हो एफपीओ को। ठीक है, हाँ, एसी या डीसी जीएसटी के उनसे संपर्क कर सकते हैं। चिंता न करो, सब शुरू करिए आप। इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहें इसी का। असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी यहाँ लखनऊ में जी ने अभी बहुत सारी चीजें बताई हैं। रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस, कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे। एक बात हम और इसमें जोड़ना चाहेंगे, लगभग उन्होंने सारी बातें बता दी बहुत डिटेल। एक बात हम और ये भी जोड़ना चाहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जीएसटी में जो भी व्यापारी पंजीकृत होता है, माननीय मुख्यमंत्री की उन्होंने 10 लाख का दुर्घटना बीमा की उनका प्रीमियम रखा साथ में। जो भी व्यापारी प्रोप्राइटर जो पंजीकृत है, यदि उनकी किसी वजह से आकस्मिक मृत्यु या कोई दुर्घटना होती है तो उनकी नॉमिनी या उनके परिवार को 10 लाख रुपए का राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये तरीके से प्रोत्साहन योजना है। इसका दुर्घटना बीमा है, दुर्घटना बीमा है, सामान्य बीमा सोसाइटी कंपनी एक्ट में तो सर किसी को नहीं होगा, जो इंडिविजुअल यहाँ पे सर कंपनी एक्ट कंपनी। तो ये नहीं, ये एफपीओ के लिए लागू हो गया नहीं लागू, तो बात खत्म हो गई ना। ये एफपीओ के लिए लागू नहीं होगा तो बात खत्म हो गई। और कोई चीज ऐड करना चाहते हैं? ओके, सर मैं बस 10 मिनट नहीं भाई, इससे अगर प्रक्रिया से कोई जुड़ी हुई बात बताना चाहे तो ठीक है, क्योंकि हमारे और भी होता है। 5 मिनट लगेगा। एक्चुअली मैं इसे बता रहा कि ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन तो सर एक हो गया, बट कोशिश ये करना रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बस ले लें। हर महीने जीएसटी का रिटर्न जाता है, जो कि तारीख जीएसटीआर, 2 टाइप के जीएसटी रिटर्न होते हैं जो हम लोग को भरने होते हैं, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट 10 तारीख होती है, 10 तारीख नोट करिए, और 3B की 20 तारीख। तो हर महीने ये दोनों रिटर्न मैंडेटरी फाइल हो जाएं। 1 में सारा सेल का डिटेल जाता है और 3B में सेल परचेज की समरी जाती है और 3B में टैक्स जमा होता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी कारणवश वो रिटर्न नहीं भरे तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से पर रिटर्न पर मंथ की पेनल्टी चलती है। तो ये पेनल्टी बहुत हो जाती है। साथ साथ में टैक्स नहीं जमा करने पे 1.5% पर मंथ का ब्याज भी चलता है। अगर एक भी दिन डिले होगा तब भी 1.5% दंड पड़ जाता है। तो ये दंड है। तो कोशिश, क्योंकि एफपीओ अभी शुरुआती स्टेज पे है, तो उनको ये देखना है कि कब तक पेनल्टीज ना लगे। उनको पेनल्टी लगने लगती है तो फिर वो काम भी बंद कर देते हैं। क्योंकि हमारा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी पेनल्टी लगने पर वो कहता है जीएसटी सरेंडर कर दो, जीएसटी कैंसिल कर दो, और जीएसटी कैंसिल करना तो जीएसटी अपने आप ही कैंसिल हो जाता है और फिर पेनल्टी खुद में खत्म होती है। पेनल्टी तो चलती रहेगी, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी, और साथ ही साथ जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि जीएसटी गवर्नमेंट का टैक्स है, वो आपका पैसा नहीं है। जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को पे करना है। वो आगे फिर कभी ट्रेनिंग रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने जीएसटी लाइसेंस के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी, और सर इसको आगे बढ़ाते हुए